देखिए, पार्लियामेंट जो है, वो इतना बड़ा उसका काम है, ठीक है? हमारे यूनियन मतलब लेजिस्लेचर है वो, उसमें 2 हाउसेज़ हैं, हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। इतना सारा काम है, पूरे देश को चलाना है, ठीक है? एंड हर एक डिपार्टमेंट को बजट दिया जाता है। जैसे आपने अभी 2020 अगर आप बजट को फ़ॉलो करते हो, तो हर साल कुछ गवर्नमेंट जो है बजट करती है, एक्सपेंडिचर है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, ऑब्वियसली हमें एग्ज़ैक्ट तो नहीं उस समय पता होता पहले से ही। वो तो जब साल खत्म हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। तो जैसे अगर 25-26 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो उसका लगभग 50 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से उनके पास रिसीट्स कितनी आएँगी, पैसा कितना आ जाएगा, उसका लगभग एस्टीमेट है कि हाँ 35 लाख करोड़ तक आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इसमें बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं है, तो बोरोइंग्स भी गवर्नमेंट करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतना सारा पैसा अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ को, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को बाँटा जाता है, अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए, जो हमने बजट में देखा था, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती हैं, फिर उनको अप्रूव किया जाता है एंड सो ऑन। तो अब पार्लियामेंट एज़ अ होल ये सारी चीज़ें डिस्कस करने लग गया कि बाद में खर्चा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, सारा कुछ काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं हो सकता। छोटी-छोटी कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है? जैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में आपने देखा है कि स्कूल में है कोई म्यूज़िक कमिटी है, अगर एनुअल डे का फंक्शन भी एक होना है तो उसके लिए म्यूज़िक कमिटी बना दी, ड्रामा कमिटी बना दी, पोएट्री के लिए अलग कमिटी बना दी। ऐसे ही इवन क्विज़ के लिए एक अलग कमिटी बना दी एंड सो ऑन। तो अभी इसी तरह से जो क्योंकि इट इज सी द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। डेमोक्रेसी है भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, टैक्स पर पैसा दे रहा है तो उसका हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर की है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज यहीं पे आती है कि इट इज इजियर टू फंक्शन, क्योंकि पार्लियामेंट एज अ होल फंक्शन नहीं कर सकता इतना बड़ा। कमिटीज बना दी जाती है। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी, तब भी आपने देखा होगा, आपको हमेशा नाम आप देखते होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बी आर अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे, ठीक है? इसी तरह से सिर्फ एक ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी, बहुत सारी और कमिटीज भी थी। अलग अलग कमिटीज को अलग अलग काम दे दिया जाता है। इसी तरह से पार्लियामेंट का काम इजी करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट्री कमिटीज की पहले आपको पता होना चाहिए वो होती क्या है। देखिए, उसके 4 कंडीशन है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए 4 कंडीशन है। क्या? पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी व्हिच इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, ठीक है? या तो मतलब ऐसी कमेटी जिसमें जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड है, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, या नॉमिनेटेड हो स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। दूसरा, वो स्पीकर और चेयरमैन की डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं, ठीक है? फिर वो रिपोर्ट भी उसी हाउस को देंगे, चाहे अगर लोकसभा की है तो स्पीकर को, चेयरमैन को देंगे, अगर राज्यसभा की है रिपोर्ट भी उसी को देंगे, ठीक है? और उसके लिए, उस कमेटी के लिए जो सेक्रेटेरिएट हो रहा है वो भी लोकसभा का सेक्रेटेरिएट या राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेगा। अभी हम आगे डिफरेंट कमिटीज डिस्कस करेंगे, तो हमें पता है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट भी अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये कमिटीज, जो छोटी छोटी कमिटीज बन रही हैं, इनको भी तो एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंस चाहिए होंगी, तो उसके लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये 4 कंडीशंस है। पहला है कि वो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड हो स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, मतलब हाउस से इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। फिर वो स्पीकर या चेयरमैन की डायरेक्शन के अंडर ही काम कर रहे हो, रिपोर्ट भी उसी हाउस को दे रहे हो, और उनका जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस है वो भी जो है वो उसमें लोकसभा सेक्रेटेरिएट या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज 2 तरीके की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है उसमें। 2 तरीके की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडॉक। स्टैंडिंग जो होती है परमानेंट होती हैं, दीज आर परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये नहीं कि एक बार बन गई तो बार-बार बनती हैं, लेकिन हमेशा इन प्लेस होती हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल कमिटीज आती हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो आती है, और इसके सिवा कुछ और कमिटीज भी आती हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, प्रिविलेजेस पे कमेटी है, एंड हाउस कमेटी एंड सो ऑन है, वो सब हम पढ़ेंगे। स्टैंडिंग कमिटीज जो हमेशा होती हैं, परमानेंट होती हैं। एडहॉक कमिटीज क्या है? जो किसी पर्पस के लिए बनाई, पर्पस खत्म हुआ तो नहीं है, ठीक है? तो हर समय नहीं है ये, लेकिन स्टैंडिंग कमिटीज हर समय है, ठीक है? रिकॉन्स्टिट्यूट होती हैं हर साल, ये अलग बात है कि रिकॉन्स्टिट्यूट होती हैं, बट हर समय होती हैं। इसमें फाइनेंशियल कमिटीज आएंगी। फाइनेंशियल कमिटीज में हम पढ़ेंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ेंगे, फिर हम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे जो कमेटी है वो पढ़ेंगे, और एस्टिमेट्स कमेटी पढ़ेंगे, ठीक है? इसी तरह से डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, ये पढ़ेंगे, और कुछ अदर कमिटीज जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड सो ऑन, ठीक है? अब
और एडहॉक कमिटीज जैसे मैंने आपको बताया ये एडहॉक है, ठीक है, फॉर टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। इसमें भी एडहॉक में भी कई तरह के होते हैं। एक होता है इंक्वायरी, किसी कोई स्कैम हो गया तो उसके लिए इंक्वायरी करनी है, तो उसके लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी जाती है। या फिर इनफैक्ट कोई बिल है, कोई एडवाइजरी कमेटी भी बना देते हैं, कोई बिल है किसी पर्टिकुलर उसके लिए, तो उस पे क्या एडवाइस दे सकते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिटेल्ड उस पे कुछ एडवाइस चाहिए, तो एडवाइजरी कमेटी भी एडहॉक कमेटी के अंडर ही आती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, जो भी मैंने आपको बताया रेगुलर होती है, ठीक है। टाइम टू टाइम उनको हर साल के बाद उनको करना पड़ता है। इनका जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो रूल्स होते हैं उसमें लोकसभा राज्यसभा में लिखा है, इतना इसको जानने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस नेचर की होती है, हर समय होती है ये। फाइनेंशियल कमिटीज जो मैंने अभी आपको बताया, डीआरएससीज और कुछ और कमिटीज इसी कैटेगरी में आती है। एडहॉक कमिटीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट की जाती हैं, जैसे मैंने बताया, एंड दे सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे फिनिश द टास्क असाइंड टू देम एंड सबमिट अ रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो एडहॉक कमिटीज होती हैं वो एक हाउस की भी हो सकती हैं, दोनों हाउस की जॉइंट भी हो सकती हैं। अब देखिए, यही बात दोबारा मैंने बहुत क्लियरली लिखी है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम कैटेगरीज में। पहली है फाइनेंशियल कमिटीज, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हम पढ़ेंगे। फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उनमें बहुत कुछ काम हो रहा होता है, इतनी सारी स्कीम्स चल रही है हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में, फिर बजट है हर मिनिस्ट्री के पास, मतलब दे आर ऑल बिजी, फिर उसमें वो पैसा उस चीज के लिए खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब जो कमिटीज हैं उनको असिस्ट करना, कमिटीज के कुछ ऑब्जर्वेशन है, उन पे कुछ एक्शंस लेना, ऑडिट पैराज आ रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, डिपार्टमेंट्स आर बिजी, ठीक है, नॉट ओनली इन द ओन वर्क जो उनके पास है, और उसके साथ साथ ये सब भी काम पैरेलली चलता रहता है। पार्लियामेंट सेशन होता है साल में 3 बार, उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई बनाना, लॉट ऑफ वर्क जो है वो दैट कीप्स गोइंग ऑन इन डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, ठीक है। फिर इसके सिवा कुछ और भी अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज जो मैंने बताया, उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, प्रिविलेजेस पे हो गया, हाउस कमेटी हो गया, लॉट ऑफ वो सब भी पढ़ेंगे। और एडहॉक कमिटीज जो बता दिया कि एडहॉक होती हैं, परमानेंट नहीं होती। तो अब हम पढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नाम से पता चल रहा है पब्लिक अकाउंट्स, गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसे की बात हो रही है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये बात याद रखने की है कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस से ही चल रहा है। ये जो सेटअप है 1921 में जब मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, जिसको हम जीओआई एक्ट 1919 की भी बात करते हैं, उसमें हम उसको कहते हैं, तो उस तब से चल रहा है ये। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर क्वेश्चन कभी आए कि कौन सी कमेटी बिफोर इंडिपेंडेंस से चल रही है, तो वो ये है। पहले इसमें हमें, अब ये बातें जो मैं बताऊंगी याद रखने की नहीं है, सिर्फ आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस मेंबर जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, पहले वो चेयरमैन होते थे, ठीक है, एंड सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट देता था। ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, तब जो है ये 26 जनवरी 1950 को जो कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, जो कि स्पीकर की कंट्रोल में काम करती थी, ठीक है। और स्पीकर इसके नॉन ऑफिशियल चेयरमैन को नॉमिनेट करते थे लोकसभा के मेंबर्स में से, लोकसभा के मेंबर्स में से। अब देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। सबसे पहली बात, एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो रूल्स हैं सब में लिखा है। 22 मेंबर्स होंगे। पहले इसमें 15 मेंबर्स होते थे, लेकिन बाद में एज ऑन डेट 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स इलेक्टेड, वर्ड है इलेक्टेड बाय लोकसभा, इसमें नॉमिनेटेड नहीं है, प्लीज नोट। 15 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। ध्यान रखिए ये इलेक्टेड होते हैं, द वर्ड इज इलेक्टेड। और कौन सा मेथड से, वही जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी मेथड से। एंड 7 मेंबर से ज्यादा नहीं ले सकते राज्यसभा के, वो भी उसी तरह से सिंगल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं। फिर इसमें क्या होता था, पहले पहले क्या था कि 66 67 तक होता था, जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी पार्टी इन पावर है, उसके एक सीनियर मेंबर को स्पीकर अपॉइंट कर देते थे, चेयरमैन। जो मेंबर इलेक्ट हो गए, 22 मेंबर इलेक्ट हो गए, 15 मेंबर्स लोकसभा से इलेक्ट हुए, 7 मेंबर इलेक्ट हुए राज्यसभा से, तो वो जो 15 लोकसभा के इलेक्ट हुए, उसमें से स्पीकर जो है वो किसी एक को अपॉइंट कर देते थे चेयरमैन। पहले होता था रूलिंग पार्टी से, बट 1967 से की हो गया है, कन्वेंशन हो गया है कि ऑपोजिशन जो पार्टी होती है लोकसभा में, वहीं से चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। नॉट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर को जो इलेक्ट हो गए हैं उस कमेटी के लिए, उनमें से लोकसभा के मेंबर, ऐसा मेंबर जो ऑपोजिशन के हों, उनको चेयरमैन ऑफ द कमेटी
बना दिया जाता है, अभी तक ये प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि देखिए पैसे का मामला है। तो फिर जो पैसा खर्च रहा है वही पैसे की वो देख रहा है कि पैसा ठीक से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, तो बात नहीं बनती। इसीलिए इस तरह से हो रहा है कि चेयरमैन जो है, chairman of the committee is appointed by the speaker from amongst the members of the committee from Lok Sabha, but वो generally opposition से ही लिया जाते हैं, opposition party से ही। अब इसके functions क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ऑफिस ऑफ सीएजी ऑल ओवर इंडिया जो है इनके ऑफिसेज हैं, ठीक है। एंड अब जो सीएजी रिपोर्ट्स देता है पार्लियामेंट में ले डाउन करते हैं, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, फिर पार्लियामेंट में ले डाउन होती हैं, तो जितनी भी सीएजी रिपोर्ट्स होती हैं उनको एग्जामिन करना होता है, ठीक है। जो भी मनी एक्चुअली स्पेंट है, हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था बजट के उसमें, तो मनी जो एक्चुअली स्पेंट हुई, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंस अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एक अलग भी कमेटी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, उसके सिवा जो है कोई रिपोर्ट्स हैं उनको भी, जो सीएजी की रिपोर्ट्स है उनको भी पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उसमें इनको उसको एग्जामिन करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, उनको ये देखना होता है कि लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। पार्लियामेंट ने जिस पर्पस के लिए अप्रूव किया है, पार्लियामेंट ने जिस पर्पस के लिए पैसा अप्रूव किया है, वो उसी पर्पस के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मान लो अब देखिए बहुत सारी ये टेक्निकल चीज होती है बजट वगैरह, एक स्कीम है उसके लिए मान लो ब्रॉडली 10,000 करोड़ रुपए अप्रूवल हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उस 10,000 करोड़ सीधा एक साथ नहीं होता, उसमें सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होते हैं, सबके सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्कीम आई, स्कीम में मान लो कि एक जीएसटी का कंसेशन दिया जा रहा है, उसमें हो सकता है मान लो कि कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है कि आप कुछ इक्विपमेंट लगाएंगे, कैपिटल मशीनरी लगाएंगे, उसके लिए अलग सब्सिडी दी जा रही है। बहुत सारे सब उसमें सब भी वो हो सकते हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ये इंश्योर करना कि उसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए पैसा अप्रूव किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसी पर्पस के लिए खर्चा किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। फिर ना सिर्फ वो चेक करना, ये भी चेक करना कि इकोनॉमी प्रैक्टिस हो रही है, एफिशिएंसी प्रैक्टिस हो रही है, वेस्ट तो नहीं हो रहा पैसा, ठीक है, लॉस तो नहीं हो रहा, करप्शन तो नहीं हो रहा, कि मतलब बेसिकली इंश्योर करना वैल्यू फॉर मनी इन पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है। और वो ये भी देखना होता है ओवर एस्टिमेशन तो नहीं हो रहा या फिर अंडर एस्टिमेशन तो नहीं हो रहा, लॉट ऑफ टाइम्स कि ओवर एस्टिमेशन, क्योंकि पैसे की वैल्यू है, देखिए बजट इज टेकन वेरी सीरियसली इन डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, क्योंकि अगर वो कम खर्चा करते हैं तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कि इसका मतलब आपकी एस्टिमेशन ठीक नहीं है। और अगर ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं जितना अप्रूव्ड है, वो भी इससे लगता है कि आपका एस्टिमेट्स ठीक नहीं है। अगर बीच में कुछ अनटूवर्ड एक्सपेंसेस आ गए तो उसके लिए फिर रीअप्रोप्रिएशन की जाती है, हर चीज का प्रोसीजर है, वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर हर चीज का। फिर एग्जामिन करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, सीएजी की रिपोर्ट्स जो है उनको देखना, ठीक है, पीएसयू एफिशिएंटली रन कर रही हैं कि नहीं कर रही है, ऑल दैट। इसके सिवा इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन उनका ये भी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल के बारे में भी देखना उनको, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि नहीं, प्रिंसिपल। जनरल पॉलिसी के बारे में नहीं देखेंगे, अभी हम आगे वो देखेंगे कि जनरल पॉलिसी के बारे में नहीं देखते हैं ये कमेटी, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल के बारे में देखती है। एंड इट होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है। अगर प्रूव नेग्लिजेंस है, ठीक है, लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंस हो रही है और कमेटी के नोटिस में आ गया, तो उस मिनिस्ट्री को कॉल अपॉन करेगी, मिनिस्ट्री को कॉल अपॉन करेगी, मतलब बेसिकली उसके जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है एक मिनिस्ट्री में, वो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट में, वो इट इज टेकन एज अ सीरियस थिंग। तो इसलिए बहुत ध्यान से सारी बजट की प्रोसेस होती है, खर्चा बहुत ध्यान से होता है। मिनिस्ट्री को फिर पूछा जाता है कि क्यों एक्शन लें, क्या करें, आप इसको रिकरेंस के लिए प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को, करेक्टिव एक्शन होता है, फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दी जाती है। तो ये सारी है। पीएससी क्या नहीं करती, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं करती। देखिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल उसके लिए प्रिंसिपल के लिए करेगी, लेकिन गवर्नमेंट की जो ब्रॉडर पॉलिसी है उसको नहीं करेगी, वो सिर्फ उसको ये देखना है पैसा कैसे स्पेंड हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। एंड इसकी एक खामी ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली काम करती है, क्योंकि खर्चा तो हो चुका उसके बाद देख रही है, ये खर्चा तो हो चुका उसके बाद देखा जा रहा है कि खर्चा ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज होती है। फिर देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ इसमें, कि कमेटी को सेटिस्फाई किस किस पॉइंट के लिए करना होता है, कि लीगली अवेलेबल है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए, जिस सर्विस के लिए किया गया है क्या नहीं, तो जो अथॉरिटी उसको खर्चा कर रही है वो उसको कंफर्म कर रही है। ऐसा नहीं कि जिसको उस खर्चे को करने की पावर नहीं है वो उसको खर्चा कर रही है, ऐसा भी नहीं है। प्लस फिर रीअप्रोप्रिएशन, कई बार क्या होता है कि
सब कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट में खर्चा कम हुआ, दूसरे में ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, ठीक है? या फिर इनफैक्ट इवन स्कीम्स में भी, आपस में स्कीम्स में भी ऐसा होता है कि एक स्कीम में कम खर्चा हुआ, डिमांड कम रही, लेकिन दूसरी स्कीम में ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन होती है जो बजटरीज़ में है, वो उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है। ये सब इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स होती हैं। तो जो रीअप्रोप्रिएशन है वो भी अंडर रूल्स ठीक है, ठीक है? वो भी अंडर रूल्स होनी चाहिए, तो ये चीज़ है। कभी भी ब्रॉडर पॉलिसी को वो नहीं देखा जाता कि गवर्नमेंट की वैसे करके पॉलिसी क्या है, लेकिन फाइनेंशियल सेंस में देखा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, क्योंकि सीएजी की सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए सीएजी को फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड ऑफ द कमिटी भी कहा जाता है।